है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 25। आयशा की बातों को सुन आरुष अभी कुछ कहता, उससे पहले ही उसके सामने बैठे हुए अविनाश का फोन बज उठा था, जिस वजह से सबकी नजरें उस तरफ खींच गई थी। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही अविनाश अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे एक नंबर को देख काफ़ी जल्दबाजी में अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं इस कॉल को अटेंड करके आता हूँ। और वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया था, जिसके पीछे रह गए आदित्य मलिक। कुछ देर तक अपने सामने रखी प्लेट में घूरने के बाद अपनी नज़रों को ऊपर उठाते हुए कहा, आरुष, ब्रेकफास्ट के बाद मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। ओके डैड। आरुष ने अभी इतना ही कहा था कि आदित्य मलिक अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। इन्हें देख आरुष भी तुरंत उनके पीछे ही चल दिया था। तो वही आयशा आरुष को आदित्य मलिक के पीछे जाते हुए देख हल्का मुस्कुराती थी। मॉम, अब सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। भाई भी घर वापस लौट आए हैं और डैड भी अपनी नाराज़गी को छोड़कर उनके साथ पहले जैसा बर्ताव कर रहे हैं। आई होप कि आगे भी अब सब कुछ ऐसा ही रहे। लेकिन तू रहने देगी तब ना। तभी आयशा के कानों को खींचते हुए कविता मलिक ने कहा था, जिससे उठे दर्द से आयशा थोड़ी चीख उठी थी। आह, अब मैंने क्या किया? अभी थोड़ी देर पहले उसे तंग क्यों कर रही थी, जब तुझे अच्छे से पता है कि तेरे डैड को आयत बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उनके सामने आरुष को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? कविता मलिक ने थोड़ी सख्ती में कहा था। ओह, आप इस बात के लिए मुझे सज़ा दे रही हैं, लेकिन डैड ने सुना भी तो नहीं ना। फिर मैं आपकी सज़ा की भी हकदार नहीं हूँ मॉम। अपने कानों से कविता मलिक की पकड़ को हटाते हुए आयशा ने आगे कहा, और वैसे भी भाई को तंग करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, खासकर अपनी भाभी को लेकर तो उन्हें तंग करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। जिसकी बातों पर कविता मलिक बस मुस्कुरा कर रह गई थी। अच्छा चल ठीक है, लेकिन ये बता कि आयत कैसी है? क्या वो जानती है कि तू आरुष की बहन है? इस बार कविता मलिक की बातों को सुनते ही आयशा के चेहरे की मुस्कान लगभग गायब हो चुकी थी। मॉम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आयत को भाई की सच्चाई नहीं मालूम है। जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि उन्होंने जिस शख्स के साथ शादी किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि मलिक एंड सन्स ग्रुप का वारिस आरुष मलिक है। ये ये तू क्या कह रही है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है मॉम, आप खुद सोचिए। जिस दिन आपने आयत की कलाई में वो कंगन पहनाए थे, उस वक्त आप और भाई दोनों आमने सामने ही थे। इसके बावजूद भी आयत ने आपको ठीक से पहचानने से इनकार कर दिया था। और दूसरी बात, वह अपने हस्बैंड के कॉलम में आरुष मलिक नहीं बल्कि किसी आयांस का नाम लिखती है, जबकि शादी तो उसके भाई से हुई है ना। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी वो खुद भी भाई की असली पहचान से अनजान है। लेकिन लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। उसे आरुष की सच्चाई मालूम होनी चाहिए, कहीं बाद में ये सच्चाई कोई बहुत बड़ी सुनामी न ला दे। इस बार अपनी बातों को कहते हुए कविता मलिक थोड़ी चिंतित नजर आने लगी थी। तो वही आयशा भी थोड़ी परेशान ही दिख रही थी। आई होप कि सब ठीक हो मॉम, और भाई भी जल्दी ही इस मामले को सुलझा लें। वही भाई के लिए भी और हम सब के लिए भी अच्छा होगा। तो उधर दूसरी तरफ कमरे के भीतर जाते ही और उसके कदम एक जगह पर जाकर रुक गए थे। यस डैड, आपने बुलाया था? हाँ आरुष, तुम आ गए। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, आदित्य मलिक ने कहा और सामने रखी कुछ फाइलों के बीच से एक फाइल को निकालते हुए आरुष की तरफ बढ़ा दिया था। इस फाइल को सालों से मैं अपने पास काफ़ी संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस फाइल की ज़रूरत एक ना एक दिन ज़रूर पड़ने वाली है। और आज देखो, इसकी ज़रूरत आखिर पड़ ही गई। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस फाइल को पकड़ने के साथ साथ आरुष थोड़ा हैरान भी नजर आ रहा था, लेकिन उसके सामने खड़े आदित्य मलिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इस वक्त भले ही तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो,
लेकिन इस फाइल को पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। जिसके जवाब में आरुष ने बस अपनी गर्दन हिला दी थी। तभी आदित्य मलिक आगे बढ़कर उसके बाजुओं को भी हल्का थपथपा दिए थे। जरूरी नहीं कि अपने बेटे की भलाई में उठाए गए हर बाप के कदम गलत ही साबित हो। बेटे के ऊपर की गई सख्ती कभी नाजायज नहीं होती आरुष। तो वही कभी कभी एक बाप अपने बेटे के ऊपर आने वाली मुसीबतों से भी डरता है, वो भले ही कितनी बड़ी ताकत क्यों न रखता हो। लेकिन जब बात उसके बेटे की आती है, उस बेटे की ज़िंदगी की आती है, उस वक्त उस बाप की उसकी नींव, उसके कदम जरूर लड़खड़ा जाते हैं। और शायद ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन तुम बाप बनोगे ये बात तुम काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। इतना कहते हुए आदित्य मलिक उस कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन पीछे खड़ा आरुष अभी किसी सोच में था, जैसे वह आदित्य मलिक की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजे की चौखट पर खड़े आदित्य मलिक ने आगे कहा, आधी रात में तुम्हें बाउंड्री की दीवार लांघने की जरूरत नहीं है। तुम दरवाजे से भी बाहर जा सकते हो, और ना ही अगली सुबह तुम्हें अपनी नींद खराब करके घर वापस आने की ज़रूरत है। होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान लिए आदित्य मलिक ने कहा और उस कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन पीछे रह गया आरुष बिल्कुल सन्न पड़ चुका था। आंखों में एक हैरानी थी, जैसे आदित्य मलिक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। आखिर ये सच भी तो था, क्योंकि यह बात पिछली रात का ही था जब आरुष सबके सो जाने के बाद आसियाना की दीवार लांघकर माहेश्वरी वेला यानी कि आयत के पास पहुंचा था, और आयत के उठने से पहले ही वह वहां से निकलकर आसियाना लौट आया था। लेकिन इस वक्त आदित्य मलिक की बातों को सुन आरुष हैरान सा था, क्योंकि काफ़ी सफाई से सारा काम करने के बावजूद भी आदित्य मलिक ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। तो उधर आसियाना के ही दूसरे कमरे के भीतर अविनाश काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। तभी उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमसे आज तक एक भी काम ढंग का नहीं हुआ है। तुम एक लड़की, वो भी कोई मामूली लड़की नहीं, माहेश्वरी ग्रुप की मालकिन के इकलौते पति के बारे में कुछ नहीं जान पाए। ऐसे ही काम करते हो तुम, तो फिर मुंह मांगी कीमत किस बात का लेते हो। फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स के ऊपर काफ़ी गुस्से में चीखते हुए अविनाश ने कहा, जिसके जवाब में उस शख्स ने कुछ कहा ही था कि अविनाश एक बार फिर से गुस्से में ही चीख उठा था, जस्ट शट अप। सफाई देने की बजाय जाकर अपना काम खत्म करो, क्योंकि जल्द ही मुझे उस आयत माहेश्वरी के हस्बैंड की पूरी डिटेल चाहिए। और हाँ, मेरी ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। तो फिर अगली बार सारा काम खत्म करने के बाद ही मुझे कॉल करना। और अविनाश गुस्से में ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए अपने फ़ोन को सामने बेड पर पटक दिया था। आजकल मेरा एक भी काम सक्सेस नहीं क्यों नहीं हो रहा। जिसे देखो वह उल्टा ही मुझे मेरे काम में, मेरे मकसद में मात देकर चला जा रहा है। क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नीयत का साफ होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो तुम्हारी नीयत में ही खोट है, फिर काम पूरा कैसे हो सकता है। अचानक से पीछे आती इस आवाज़ को सुन अविनाश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। तुम लोगों की बातों कब से छिपकर सुनने लगे हो? जब से तुमने ये अपनों के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया है। क्या करूं? बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी तो इतना फ़र्ज़ बनता ही है कि अपने छोटे भाई को एक सही राह पर लेकर चलूं। अपनी बातों को कहते हुए अविनाश जैसे ही पीछे मुड़ा था, उसके ठीक सामने ही खड़े आरुष ने भी उसकी बातों का हल्का मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया था, बड़ा भाई। खुद में ही यह बात कहते हुए अविनाश के चेहरे पर एक हंसी फैल चुकी थी। तो वही आरुष उसके बेड पर बैठते हुए आगे कहा, अभी फ़िलहाल जितनी मर्जी चाहे उतना हंस लो, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ ये कहता है कि तुम भटके हुए को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले मुझे ऑफिस लेकर जाना चाहिए।
कम से कम तुम्हारा ध्यान ऑफिस के कामों में लगा रहेगा, तो फिर ये बेफिजूल की हरकतें करना बंद कर दोगे। इसलिए मेरे साथ अभी इसी वक्त ऑफिस चलो। आरुष ने कहा और अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए अविनाश के बाजुओं को पकड़ लिया था। लेकिन वही अविनाश अपने बाजुओं से उसकी पकड़ को झटक भी दिया था। तुम मेरे बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हारी मर्जी पर चलूंगा। इसे सुन आरुष ने कहा, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम ऑफिस जाने से, वहाँ के काम करने से डरते हो, या फिर कहीं तुम मुझसे तो नहीं डरते। होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए आरुष ने अपनी बातों को खत्म किया था। लेकिन उसकी बातों को सुन अविनाश की भौहें सिकुड़ चुकी थी। मैं और ऑफिस के कामों से डरूंगा? और क्या कहा तुमने? मैं, वो भी तुमसे डरूंगा? हाँ, तभी तो तुम ऑफिस जाने में इतनी आनाकानी कर रहे हो। या फिर हमारे बीच हुए उस चैलेंज को तुम भूल गए? इस एक महीने में जो अच्छा करेगा वह वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा। शायद हमारे बीच में यही डील हुई थी ना। और मैंने यह भी कहा था कि जिस दिन तुम इस कुर्सी पर बैठ गए, मैं हमेशा तुम्हारे अंडर में काम करूँगा। ये बातें याद हैं भी या नहीं? जहाँ अविनाश की बातों को सुन आरुष ने आगे कहा था, तो वही अविनाश कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उस कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, मैं किसी भी ऐसे डील वील को नहीं मानता हूँ। जिसे सुन आरुष एक बार फिर से मुस्कुरा दिया था। फिर तो मतलब साफ है कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए किराए के गुंडों पर पैसे फेंक कर सिर्फ उनसे अपना काम करवाना जानते हो। और शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि पैसे लेकर काम करने वाला गुंडा होता है, तो फिर उनको पैसे देकर काम करवाने वाला भी गुंडा ही कहलाता है। इस बार आरुष की बातों को सुनते हुए अविनाश काफ़ी ज़्यादा चिढ़ सा गया था। अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। लेकिन उसे इस कदर चिढ़ा हुआ देख आरुष ने हल्का मुस्कुरा दिया था। तो वही उसे ऐसे देख इस बार अविनाश एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारे उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जहाँ इस बार थोड़ा हैरान होने की बारी आरुष की थी। और वह शर्त क्या है? थोड़े संशय में आरुष ने कहा था, जिसके जवाब में अविनाश ने कहा, आयत माहेश्वरी, नाम तो तुमने भी सुना ही होगा। नहीं, बचपन में तो तुम दोनों की एक अलग ही केमिस्ट्री थी ना। पहले तुम उससे नफरत करते थे, इस वजह से उसे हर वक्त तंग करने के नए नए बहाने ढूंढते रहते थे। लेकिन अचानक से तुम्हारे अंदर एक बदलाव आने लगा और वो नफरत प्यार में बदल गया। मुझे लगता है कि अगर उस वक्त वह तुम्हारे सारे भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई देती, तो शायद इस वक्त तुम दोनों एक परफेक्ट कपल होते, है ना। खैर कोई बात नहीं, अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है और यह खबर भी तुम तक तो पहुंच ही गई होगी। इस खबर से मेरे बड़े भैया का दिल भी टूटा ही होगा। किसी कोने में बैठकर देवदास तो नहीं बने थे। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अविनाश ने कहा था। लेकिन आरुष को भी खुद की तरफ काफ़ी सख्ती में घूरते हुए देख उसने भी थोड़ी सख्ती में ही आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहले वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरे इस मामले के बीच में नहीं आओगे। और जिस दिन मैंने तुम्हें मेरे और उस आयत माहेश्वरी के बीच में आते हुए देखा, उस दिन तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। क्योंकि फ़िलहाल मैं भी नहीं बता सकता कि उस वक्त मैं क्या करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो तुम्हारी जान भी लेने से मैं पीछे नहीं हटूँगा, समझे तुम। इतना कहते हुए अविनाश काफ़ी सख्ती के साथ ही उस कमरे से बाहर निकलते हुए आसियाना से भी बाहर निकल चुका था। लेकिन पीछे रह गया आरुष किसी गहरी सोच में डूब चुका था। शायद आयत के लिए कही गई हुई अविनाश की वह बातें थी, उसके लिए वह वार्निंग थी, जिसे सोचते हुए आरुष भी इस वक्त थोड़ा परेशान नजर आने लगा था। तभी आसियाना के बाहर से आती लगातार एक हॉर्न की आवाज़ को सुनते हुए वो अपनी सोच से भी बाहर आ चुका था और उसके साथ ही अपने सिर को झटकते हुए खुद भी आसियाना से बाहर खड़ी अविनाश की कार के अंदर जाकर बैठ गया था।
जिसके ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ अविनाश उस कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, जहाँ एक तरफ अपनी माँ को दिए हुए वादे के मुताबिक आरुष अविनाश को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया था। शायद वो इसी बहाने से अविनाश को एक नॉर्मल इंसान बनाना चाहता था। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी विला में अक्षत को देख शिवा उससे कुछ बात करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी दूसरी तरफ से आते हुए राकेश गुप्ता ने उससे काफ़ी सख्ती में कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? वो डैड मैं बस जा ही रही थी। वो अक्षत की तरफ देखते हुए थोड़ी घबराहट में शिवा ने अभी इतना ही कहा था कि राकेश गुप्ता एक बार फिर से उसके ऊपर थोड़े गुस्से में चीख उठे थे। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे ये पैसे बेफिजूल के खर्च करने की बजाय तुम चुपचाप घर में क्यों नहीं बैठ जाती, ताकि मैं भी उन पैसों को यूं ही बहाने की बजाय तुम्हारी शादी में खर्च कर दूँ। आई एम सॉरी डैड, मैं बस जा ही रही हूँ, शिवा ने थोड़ा घबराते हुए कहा और वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़ गई थी, जिसे अक्षत पे एकटक ही जाते हुए देख रहा था कि तभी राकेश गुप्ता उसके कंधे को हल्का थपथपाते हुए बोले, उधर कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन आपके चेहरे के भाव जरूर बता रहे हैं कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, अक्षत ने कहा। जिसकी बातों को सुन राकेश गुप्ता ने कहा, तुम यहाँ मेरे घर में घुस आओ और इस बात की हमें भनक तक ना हो, उसके बाद तुम हमारी कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई कर दो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राकेश गुप्ता ने इतना कहा ही था कि बसंत और सुलोचना के साथ साथ खुद अंजना गुप्ता भी इस वक्त उसके सामने ही आकर खड़ी हो चुकी थी, जैसे वह लोग भी जानना चाहते हों कि अचानक से अक्षत यहाँ क्यों आया था। और उससे बड़ी बात कि अब तक वह सभी एक ही ग्रुप में एक साथ मिलकर काम करते आ रहे थे। फिर अक्षत की यह बात उन्हें क्यों नहीं मालूम थी कि वह आयत की कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। तो वही अक्षत जो अब तक हल्का मुस्कुरा रहा था, उन चारों को देख काफ़ी सख्त होते हुए कहा, इतने सालों से तुम लोग एक ही काम को कर रहे हो ना, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? माँ को मारने चले तो एक झटके में उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेटी के नाम हो गई, और जब बेटी को मारने चले तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम हो गई। और उसका वो पति जो मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है, और सबसे बड़ी बात, इतनी जल्दबाजी में उसने आयत से शादी क्यों की? क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी जल्दबाजी में आयत माहेश्वरी तो क्या किसी से भी शादी नहीं करता। यह सब बातें हमें भी मालूम है, फिर तुम इन्हें बार बार दोहरा कर जताना क्या चाहते हो? हाँ, इस बार अक्षत की बातों का जवाब देते हुए बसंत अवस्थी ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन अक्षत के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सिर्फ मालूम ही है, इसके आगे कुछ किया भी है आप लोगों ने? अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, यह मत भूलो कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो। इस बार उसकी बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, जिसे सुन इस बार अक्षत थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, जी बिल्कुल, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, और यह भी जानता हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, लेकिन शायद अभी आप लोग इस बात से कोसों दूर हैं। अक्षत की इन बातों को सुन वहाँ मौजूद सभी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते? इसके जवाब में अक्षत ने कहा, बस इतना कि अगर हमें उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना है तो फिर इस घर में रहकर कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए हमें हर पल आयत के आसपास मौजूद रहना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम उसके किस कमजोरी पर वार करके उसका सब कुछ एक झटके में हासिल कर सकते हैं। इस बार अक्षत की इन बातों को सुन वह चारों किसी सोच में पड़ चुके थे। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन आज पहली बार तुमने कुछ पते की बात की है। तभी तो देखो ना भाभी, उस आयत की बच्ची ने कब किराए का एक पति तैयार कर लिया और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। ठीक है, फिर तुम आज से ही माहेश्वरी ग्रुप ज्वाइन कर लो और उस आयत पर हर पल अपनी नज़र रखना।
देखना कि वो वहाँ किस किस से मिलती है और क्यों मिलती है। शायद इसी बहाने हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने सालों की इस मेहनत को एक झटके में पूरा कर सकें। अक्षत और सुलोचना की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था। तो वही अब राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी भी पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे थे। लेकिन इन सबसे दूर अपने केबिन में बैठा हुआ आरुष काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहा था। इस वक्त उसके सामने वही फाइल खुली हुई थी जिसे आज सुबह ही आदित्य मलिक ने देखते हुए कहा था कि सालों पहले ही उसने इस फाइल को काफ़ी संभाल कर रख दिया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक न एक दिन उन्हें इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और उनकी नज़र में वह दिन आज ही था। लेकिन उस फाइल और उसमें मौजूद सारे रिपोर्ट्स को देखते हुए आरुष के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच दी हो। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त उसके सामने खुली उस फाइल में उन चारों की भी तस्वीर मौजूद थी, जिसे देख आरुष ने एक हल्की धीमी आवाज में कहा, ओह, तो फिर माहेश्वरी ग्रुप का ये राज है। इतना कहते हुए वह तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी केबिन से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ आज की मीटिंग खत्म करते हुए आयत अपने केबिन में पहुंची ही थी कि उसके कदम केबिन के दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। भौवें सिकुड़ चुकी थी क्योंकि इस वक्त आरुष उसकी कुर्सी पर बैठा सामने खुले डेस्कटॉप के स्क्रीन को काफ़ी ध्यान के साथ स्क्रॉल करते जा रहा था। जैसे इस वक्त वह अपने काम को करते वक्त इतना मशगूल हो गया था कि उसे आयत के आने की भी आहट महसूस नहीं हुई थी, जिसे देख आयत खुद ही अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये हर रोज़ सुबह जल्दी में कहीं गायब हो जाना और देर रात तक घर वापस आना, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? मुझे मिस कर रही थी? अपनी कुर्सी के साथ खुद भी आयत की तरफ मुड़ते हुए आरुष ने कहा। इस वक्त उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट भी थी, जिसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता था। कुछ सेकंड्स पहले तक आरुष काफ़ी सीरियस होकर अपना कुछ काम कर रहा था, तो वही आयत जो उसकी बातों को सुन अपने सिर को झटक दी थी। तुम मेरे किसी भी बातों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? क्या करूं, तुम सवाल ही ऐसे करती हो जिसका मैं कोई सीधा सीधा जवाब दूं? आरुष की इन बातों को सुन आयत इस बार थोड़ी चिढ़ सी गई थी। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग और तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा, जस्ट शट अप। झुंझलाहट में आयत ने अभी कुछ कहा ही था कि आरुष ने जैसे एक बार फिर से उसे छेड़ दिया हो। इस वजह से इस बार आयत भी पूरी तरह से चिढ़ी हुई और थोड़े गुस्से में नजर आने लगी थी। अब उठो यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। तुम करो, मैंने तुम्हें काम करने से कम मना किया है। तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमाओगे, फिर मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे उड़ाने के लिए भी तुम मिलेंगे। तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। अपनी दोनों मुट्ठियों को कसते हुए आयत ने अपनी पलकों को भी बंद कर लिया था, जैसे इस वक्त वो खुद के गुस्से पर काबू पाना चाह रही हो। लेकिन उसे ऐसे देख और उसके होठों पर हल्की सी हंसी फैल चुकी थी। हाउ क्यूट, तुम गुस्से में भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो। इनफैक्ट गुस्से में ज़्यादा लगती हो। वी हैव योर सेल्फ। एक बार फिर से गुस्से में चीखते हुए आयत ने इतना ही कहा था कि उससे पहले ही आरुष उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था, जिसकी वजह से आयत भी अपना बैलेंस खोते हुए उसकी गोद में जा बैठी थी। लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले किसी ने उसके केबिन के गेट को नॉक कर दिया था। नजरें उठाकर पाया कि इस वक्त उसके केबिन के दरवाजे पर अक्षत खड़ा है, जो उन्हें इतने करीब ऐसे पोजीशन में बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा शौक में था। तभी आयत को भी यह ख्याल आते ही वो काफ़ी जल्दबाजी में अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, अक्षत, तुम कब आए? तो वही इस वक्त अक्षत की नज़रें एकटक आरुष को घूर रही थी, जैसे उसे आयत और आरुष का इतना करीब होना पसंद ना आया हो। वही आरुष का भी कुछ वैसा ही हाल था। वह भी जवाब में अक्षत को घूरते हुए उतना ही ज़्यादा सख्त नजर आ रहा था, जैसे उसे भी अचानक से अक्षत का उनके बीच आना पसंद ना आया हो। तभी आयत
उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, तो फिर बताओ इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? आज सुबह माहेश्वरी विला में हमारी बात हुई थी ना? तुम्हारे नानू ने मेरे जॉब के सिलसिले में तुमसे कहा था कि मुझे जॉब। ओ यस, आई एम रियली सॉरी अक्षत, यह बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। एनीवेज, मैं अभी तुरंत रूही को कॉल करके तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। इतना कहते हुए आयत ने सामने टेबल से ही अपना फ़ोन उठाया और उस पर रूही का नंबर डायल कर दिया था। लेकिन सामने बैठा हुआ अक्षत इस वक्त थोड़ा हैरान था, क्योंकि इस वक्त आयत की कुर्सी पर आरुष किसी बॉस की तरह बैठा हुआ था और वही आयत उसके बगल में खड़ी उसकी किसी असिस्टेंट की तरह रूही को कॉल कर रही थी, जिसे देख अक्षत थोड़ा कंफ्यूज भी था। जैसे उसे महसूस हो रहा था कि माहेश्वरी विला में सुलोचना की कही गई वह सारी बातें जैसे झूठ हो, यानी कि जिस तरह से उन्होंने आरुष को किराए का पति कहकर बुलाया था, उस हिसाब से यहाँ पर तो कुछ और ही साबित हो रहा था। लेकिन वो इस बारे में आयत से कुछ कह पाता या फिर उससे कुछ पूछ पाता, उससे पहले पीछे से आती हुई रूही की आवाज़ ने उसका ध्यान खुद के तरफ खींच लिया था। यस मिस आयत, मैंने पूरी लिस्ट चेक की है। इस वक्त अकाउंट डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली है। जहाँ रूही का इतना कहना था कि अक्षत या फिर खुद आयत ही उसकी बातों का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही आरुष सामने पड़े एक पेपर पर पेन से कुछ लिखते हुए अक्षत की तरफ बढ़ा दिया था। अगर तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो फिर पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। व्हाट? उस पेपर पर लिखे उन सवालों को देखते हुए साथ ही आरुष की बातों को सुनते अक्षत काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। तो वही वैसा ही कुछ आयत और रूही का भी था, लेकिन आरुष जो इस वक्त बिल्कुल शांत व नॉर्मल बैठा हुआ था, किसी बॉस की तरह अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ाते हुए आगे कहा, किसी भी कंपनी का उसका अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे खास होता है। एक छोटी सी गलती से उस कंपनी की पूरी मेहनत धूल में मिल जाती है। और अगर तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो फिर तुम्हें ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा। इन बातों को कहते हुए आरुष थोड़ा सख्त था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह अक्षत का उपहास उड़ा रहा हो। तुम जान पहचान वाले ठहरे, इसलिए मैं तुम्हें बस एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हूँ, जिसे एक मामूली सा ग्रेजुएटेड स्टूडेंट भी आराम से सॉल्व कर लेगा। इस पर आरुष की इन सब बातों को सुनते हुए रूही के होठों पर भी हल्की मुस्कान थी। तो वही आयत उसे घूरते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अक्षत जो काफ़ी परेशान दिख रहा था, उसकी उंगलियों में जैसे एक हल्की सी कंपन थी, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तभी आरुष ने आगे कहा, मिस रूही, आप मिस्टर अक्षत के लिए कोई नॉर्मल डिपार्टमेंट देखिए। अगर आपकी कंपनी में डेटा हैंडलिंग की कोई खाली जगह हो तो आप मिस्टर अक्षत को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। इस पर आरुष और उसकी बातों को सुनते हुए रूही का मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे अक्षत के खिलाफ आरुष का यह बर्ताव काफ़ी पसंद आ रहा हो। तो वही आयत अपनी जगह पर ही शांत खड़ी, जैसे आरुष को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत जिसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें अब साफ नजर आने लगी थी, जैसे उसे आरुष का खुद के प्रति यह बर्ताव कतई पसंद ना आया हो। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।